हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो आपकी 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान है उसका जो अर्थशास्त्र वाली बुक है, ठीक है, उसके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एक एक अंक वाले प्रश्न जो कहीं ना कहीं जो आपके आने वाले फाइनल पेपर हैं वहाँ वो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, जब हम लोग करेंगे आप लोग अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं जो वीडियो है उसको पॉज करके एक बार अपने आप को भी चेक कर लीजिए कि आपको ये प्रश्न कितने आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटे। पहला प्रश्न है, भारत की जीडीपी, जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इनके कुल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तीन क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। तो किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है बेटे? प्राथमिक का, द्वितीयक का, तृतीयक का, या ये सभी? बेटे तृतीयक क्षेत्र, जो टेरिशरी सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र है, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान इस क्षेत्र का है। आज की तारीख में 50% से ज्यादा योगदान है इसका तृतीयक क्षेत्र का। प्रश्न नंबर 2 क्या है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, जो बांध है सरदार सरोवर किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी, महानदी, कावेरी और ताप्ती। हम लोग जानते हैं जो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर, गुजरात में बना है। तो आंसर ए हो जाएगा। जो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर, गुजरात में। इसके बाद है वर्ल्ड बैंक, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक विकास के लिए देशों का वर्गीकरण करने के लिए क्या मापदंड बनाता है? जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, विकास के लिए देशों का वर्गीकरण करने के लिए क्या मापदंड अपनाता है? शिक्षा का स्तर, औसत आयु, प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर। तो हम जानते हैं जो वर्ल्ड बैंक क्या है, विकास के लिए कौन सा मापदंड बनाता है? वो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। बात समझ में आ रही है? जो विश्व बैंक है विकास के लिए देशों का वर्गीकरण करने के लिए कौन सा मापदंड, कौन सा मेजर अपनाता है? वो प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई। ओके। प्रश्न नंबर 4, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? हाँ जी, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूएनपीडी, एनएसओ या एसएसओ? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ बेटा, जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। इसके बाद बेटे 14 वर्ष व 15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों का इसी आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कहलाता है? मानव विकास सूचकांक, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात, प्रति व्यक्ति आय। इसका बेटे निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है? ये देखिए 14 और 15 साल की उम्र के कितने बच्चे हैं, उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, और उन बच्चों में से जो 14 और 15 साल की उम्र के बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, उनके जनसंख्या प्रतिशत क्या बोलते हैं? निवल उपस्थिति अनुपात कहेंगे। इसके बाद बेटे साक्षरता दर की परिभाषा की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? जब हम लोग साक्षरता दर की बात करते हैं तो कौन सी आयु वर्ग के लोगों को उसमें शामिल किया जाता है? 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता दर की जनसंख्या का अनुपात। बी क्या है? 7 वर्ष और उससे कम आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। सी क्या है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। डी क्या है? 5 वर्ष और उससे कम आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। तो बेटे सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा बेटे 7 वर्ष या उससे अधिक। 7 मतलब किन लोगों को साक्षर माना जाता है? जिनको लिखना पढ़ना आता है। तो किस आयु वर्ग के लोग शामिल किए जाते हैं? ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 7 वर्ष या उससे ज्यादा है के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। यह आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 7 वर्ष के छोटा बच्चा है उसको पढ़ना लिखना भी आता है तो भी उसको साक्षर में काउंट नहीं माना जाता, मतलब साक्षर लोगों में नहीं गिना जाएगा अगर उसको पढ़ना लिखना भी आता है और उसकी उम्र 7 वर्ष से कम है। ठीक है, जब भी हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो ऐसे लोगों को ऐसे लोगों की गिनती की जाती है जिनकी आयु 7 वर्ष है या उससे ज्यादा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा बेटे? सी हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डैश में की जाती है? हाँ जी, डॉलर। जो अमेरिकी डॉलर होता है
इसमें प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है विश्व के सभी देशों में। बात समझ में आ रही है? जैसे हमारे यहाँ रुपया है, हम काउंटिंग तो करते हैं, पर जब हम विश्व के अन्य देशों के साथ कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डॉलर में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करो, तुलना, जब तुलना की जाती है तो डॉलर में होती है। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए किसमें की जाती है? डॉलर में की जाती है। जो अमेरिकी डॉलर में, डॉलर भी, क्योंकि डॉलर कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, पर जो अमेरिकी डॉलर है उसमें की जाती है। सामान्यतः है प्रश्न नंबर 8, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? मतलब किसी देश में विकास हुआ है या नहीं है, हुआ है तो किस बेस पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम के बेस पर, औसत साक्षरता दर के बेस पर, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर, या उपरोक्त सभी। तो बेटे जो वर्ल्ड बैंक है वो काउंट करता है किस पे? प्रति व्यक्ति आय पे। पर वर्तमान समय में केवल पर कैपिटा इनकम को ही काउंट किया जाता है। विश्व के जो सभी देश है वो औसत साक्षरता दर की बात भी करते हैं और लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति की भी। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। कहने का अभिप्राय क्या है? सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो तीनों आ जाएंगे बेटे, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, यानी कि पढ़े लिखे लोगों का प्रतिशत कितना है देश में, औसत लोग कितने पढ़े लिखे हैं देश में, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति, तो तीनों आ जाएंगे। तो आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, बढ़िया है? श्रीलंका। तो श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसकी स्थिति हमारे पड़ोसियों में मानव विकास के लिहाज से हमारे देश से बेहतर है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, श्रीलंका। प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है, क्या कहते हैं प्रति व्यक्ति आय को? औसत आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है, यानी कि पर कैपिटा इनकम। हाँ तो बेटे क्वेश्चन नंबर 11 है, तृतीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाँ बेटा, तृतीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या संगठित क्षेत्र? तो हम जानते हैं जो तृतीय क्षेत्र होता है उसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, सर्विस सेक्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे? सी हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया का संबंध प्राथमिक क्षेत्र से नहीं है? ध्यान में बेटे, नहीं है बताना है आपने। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया का संबंध प्राथमिक क्षेत्र से नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि, इसको बोलते हैं खेती बाड़ी, पशुपालन, मछली पालन, खनन, ये किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो मछली पालन किस में आएगा? प्राथमिक में आता है। अब खेती बाड़ी है, फूलों खेती, ये भी प्राथमिक में आएगा। माली का काम क्या है? बागवानी करना, ये भी किस में आता है? प्राथमिक में आता है। तो दर्जी, जो दर्जी का काम बेटे क्या हो? द्वितीय क्षेत्र में आता है। इसलिए जो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो दर्जी का काम है वो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया का संबंध द्वितीय क्षेत्र से नहीं है? हाँ बेटे, तो द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं बेटे? विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, जहां पर प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हमें यह बताना है कि कौन सी ऐसी वस्तुएं द्वितीय क्षेत्र में नहीं आती है। अब जैसे मधुमक्खी पालन है, टोकरी बुनकर है, दर्जी है, दिया सलाई कारखाना है। अब टोकरी बनाने का काम क्या है बेटे? ये भी जो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो द्वितीय में आएगा। ये विनिर्माण है, ये भी दर्जी भी द्वितीय में आता है, और दिया सलाई यानी कारखाने भी किस में आते हैं? द्वितीय में आता है। तो आंसर क्या रहेगा जो द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है? मधुमक्खी पालन। जो बेटे आंसर हो जाएगा ए, जो मधुमक्खी पालन किस में आता है? ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ऐसे ही निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया का संबंध तृतीय क्षेत्र से नहीं है? अब तृतीय क्षेत्र में क्या आता है बेटा? सभी सेवा क्षेत्र किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री किस में आता है? ये भी तृतीय क्षेत्र में आता है। कॉल सेंटर, ये भी सेवाओं में है, तो ये भी तृतीय में आएगा। दूध विक्रेता, दूध बेचने वाला, ये भी सेवाएं देता है ना, तो ये भी किसमें आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। तो मछुआरा यानी कि मछली पकड़ना, ये प्राथमिक का काम है ना। तो निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया का संबंध तृतीय क्षेत्र से नहीं है? मछुआरा, मछली पकड़ना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी प्रकार बेटे क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन संगठित क्षेत्र की गतिविधि नहीं है? संगठित क्षेत्र सरकारी क्षेत्र को बोलते हैं।
सरकारी कॉलेज में पढ़ाता एक शिक्षक, तो ये संगठित क्षेत्र में आता है। ठीक है। अपने खेत में सिंचाई करता एक किसान, ये सरकारी में नहीं आता। सरकारी क्षेत्र में काम करती एक नर्स, ये भी सरकारी हो गया। और ये डाकघर में, ये भी सरकारी होते हैं, डाकघर में काम करता है क्लर्क। तो आंसर क्या होगा जो संगठित क्षेत्र में नहीं आएगा, वो अपने खेत में सिंचाई करता एक किसान। तो आंसर हो जाएगा बेटे बी। ठीक है बेटे, अपने खेत में सिंचाई करता है किसान किस में आएगा, ये असंगठित क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार बेटे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, असंगठित नॉन ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र की विशेषता बतानी है। क्या विशेषताएं हैं, नियमों उपनियमों का पालन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। ये भी जो असंगठित क्षेत्र होते हैं वहां पर नियमों और उपनियमों का पालन नहीं होता है। रोजगार सुरक्षित नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र होते हैं कभी भी आपको रोजगार से बाहर निकाल सकते हैं, सुरक्षित नहीं होता। यह सरकारी में सुरक्षित रहता है। कम वेतन वाला रोजगार, असंगठित क्षेत्र में हमेशा जो कर्मचारी होते हैं उनको तनख्वाह, रोजगार जो सैलरी है वो भी कम मिलती है। तो तीनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख गतिविधि, मतलब जो सरकारी क्षेत्र की जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज क्या होती हैं। पहली है बिजली आपूर्ति करना, जैसे आप लोग देखते हैं जो बिजली आपूर्ति किस द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। जो सार्वजनिक क्या होता है, सरकारी होता है ये। तो बिजली आपूर्ति करना ये भी ठीक है। किसानों से उचित मूल्य पर अनाज खरीदना, ठीक है बेटे ये भी सही है। क्यों, जब भी सीजन आता है गेहूं या चावल का हम लोग देखते हैं, जीरी का मतलब जो सरकार है किसानों से उचित मूल्य पर अनाज खरीदती है। तो ए भी सही है, बी भी सही है। गांवों में प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना, बेटे जिन गांवों में प्राइवेट स्कूल नहीं है तो कहीं ना कहीं उन सभी गांवों में सरकारी प्राथमिक शिक्षा केंद्र स्कूल होते हैं। तो ये प्रबंध करना भी क्या काम है, सरकार का काम है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बेटे, डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि जो तीनों हमने अभी गतिविधियां पढ़ी हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियां होती हैं। इसके बाद है मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया। जी, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जिसको हम नरेगा के नाम से भी जानते हैं, कब लागू किया गया, 2005 में। ठीक है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, 2005 में। इसके बाद है भारत के किस क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोग सभी जानते हैं कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। पिछले 30 वर्षों में भारत में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक बढ़ा है, हम जानते हैं ये बेटे तृतीय क्षेत्र। जो तृतीय क्षेत्र है पिछले 30 वर्षों में इसका जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, सबसे अधिक बढ़ा है। तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा बेटे। ऐसे ही निम्न में से कौन सी तृतीय क्षेत्र की क्रिया है, हम भी जानते हैं जो तृतीय क्षेत्र किस में आता है, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में होता है। तो खेती करना ये प्राथमिक में आता है, बैंक सेवा तृतीय क्षेत्र में आएगी, लकड़ी से कागज बनाना, लकड़ी से ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा, मछली पकड़ना ये भी कृषि क्षेत्र में आता है। ठीक है, मछली या प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। तो मैं क्या बताया, निम्न में से कौन सी तृतीय क्षेत्र की क्रिया है, तो ये बैंक सेवा। ठीक है, क्योंकि जो सेवा क्षेत्र किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। तो जो 21वां प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे, बी हो जाएगा। हाँ तो बेटे क्वेश्चन नंबर 22 है, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग, यानी कि जो अल्प बेरोजगारी कब पाई जाती है, ए सुस्त ढंग से कार्य कर रहे होते हैं, बी उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता, सी अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, डी कार्य करना नहीं चाहते। तो बेटे अल्प बेरोजगारी कब होती है, अल्प बेरोजगारी जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 8 घंटे काम कर सकता है पर उसे 4 घंटे ही काम मिलता है, तो ये अल्प बेरोजगार है। तो यहां पर क्या होगा, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य करे, तो मतलब जितना आप काम कर सकते हैं उसके मुकाबले आप कम समय काम करते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, अल्प बेरोजगार। तो आंसर क्या रहेगा बेटे, सी हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि अल्प बेरोजगारी कब होती है, जब आप अपनी कार्य क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। इसके बाद है सेवा क्षेत्र का अन्य नाम क्या है, सेवा क्षेत्र का अन्य नाम क्या है, हमें पता है जो तृतीय क्षेत्र होता है उसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, सी हो जाएगा। ऐसे ही प्राथमिक क्षेत्र से क्या संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से कृषि, सेवा, उद्योग और सभी। कृषि,
जो खेती बाड़ी है, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन, इस किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र से क्या संबंधित है? कृषि। आंसर 24 प्रश्न का ए हो जाएगा। ऐसे ही बेटे प्रश्न नंबर 25, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? जो कागज के नोट आप यूज करते हैं उन्हें कौन जारी करता है? बेटा रिजर्व बैंक, जो देश का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक देश का क्या करता है? करेंसी नोट जारी करता है। कौन से वाले नोट? 2 रुपए या उससे ज्यादा के, जैसे 2 का, 5 का, 10 का, 20, 50, 100, 200, 500, तो जितने बड़े मूल्य के नोट होते हैं 2 रुपए से ऊपर के, वो सभी कौन जारी करता है? वो रिजर्व बैंक जारी करता है, देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है। इसके अलावा जितने भी सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, सिक्के और 1 रुपए का नोट, ये भारत का जो वित्त मंत्रालय है वो जारी करता है। क्योंकि सिक्के जितने भी कॉइन्स हैं आपके, जैसे आप 1, 5, 2 के सिक्के यूज करते हो ना, 10 का सिक्का यूज करते हो, ऐसे 1 रुपए कागज का नोट होता है, इसे भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, इसको रिजर्व बैंक जारी नहीं करता। तो भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? रिजर्व बैंक है, आरबीआई। भारत में कितने केंद्रीय बैंक है? एक केंद्रीय बैंक है। बेटे विश्व के सभी देशों में प्रत्येक देश का अपना एक ही केंद्रीय बैंक होता है, ठीक है, एक से ज्यादा केंद्रीय बैंक नहीं हो सकते। हमारे यहाँ कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक है। ऐसे ही ऋण के औपचारिक स्रोतों पर कौन नजर रखता है? जो भी जो औपचारिक स्रोत कौन से होते हैं? आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसको आप सहकारी समितियां कहते हैं, बैंक्स कहते हैं, ये ऋण के औपचारिक स्रोत हैं। तो इन पर नजर कौन रखता है? रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक। जो रिजर्व बैंक है, आरबीआई, आंसर सी हो जाएगा, ये औपचारिक स्रोतों पर नजर रखता है, केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 28, ऋण के औपचारिक स्रोत में क्या शामिल नहीं होता? बैंक होते हैं, सहकारी समितियां भी होती है, पर जो मालिक होते हैं, मालिक, रिश्तेदार, व्यापारी, ये किस में आते हैं? ये अनौपचारिक स्रोत में आते हैं, औपचारिक सोर्स में नहीं आते, ठीक है। इसके बाद है ऋण के अनौपचारिक स्रोत में क्या शामिल नहीं होता? व्यापारी, ये व्यापारी होगा, ये व्यापारी हो गया ये, हाँ व्यापारी, सहकारी समिति, मित्र और साहूकार। तो अनौपचारिक स्रोत में क्या शामिल नहीं है? सहकारी समिति। जो सहकारी समिति किस में आती है? औपचारिक सोर्स में आती है, अनौपचारिक में नहीं आती। तो आंसर हो जाएगा बी, ओके। जो बाकी जो आपके व्यापारी हैं, मित्र, साहूकार, ये अनौपचारिक सोर्स में आते हैं, नहीं क्या होगा? ये सहकारी समिति। इसके बाद मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? कागज के नोट, सही है। सिक्के, आप सिक्के और कागज नोट यूज करते हैं, ये भी सही है। मांग जमा क्या होती है? वो मुद्रा, मतलब आपके बैंक में खाते में पैसे हैं जिन्हें आप चेक के माध्यम से निकलवा पाते हैं, तो वो मांग जमा होती है। तो तीनों आएंगे ये मुद्रा के आधुनिक रूप में, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। तो मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? ये तीनों हो जाएंगे, कागज के नोट, सिक्के और मांग जमा। इसके बाद है 1 रुपए का नोट कैसी मुद्रा है? जो 1 रुपए का नोट होता है ना, कैसी मुद्रा है? वास्तविक मुद्रा है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा औपचारिक स्रोत नहीं है? ठीक है, औपचारिक स्रोत कौन सा नहीं है? सहकारी समितियां, बैंक, साहूकार, उपभोग सभी। जो सहकारी समितियां और बैंक है, ये औपचारिक स्रोत होते हैं। तो जो साहूकार होगा, ये औपचारिक स्रोत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, मुद्रा का आविष्कार किस प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए किया गया है? ये मैंने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। वस्तु विनिमय प्रणाली, जो बार्टर सिस्टम है, जो वस्तुओं का लेन देन है, उसके दोषों को दूर करने के लिए इसका आविष्कार किया गया, मुद्रा का। यानी कि मुद्रा का आविष्कार किस प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए किया गया है? वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सबको पता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, देश केंद्रीय बैंक है। आंसर हो जाएगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक। ये क्या है? देश का केंद्रीय बैंक है। तो 34वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे ही बैंक अपने पास कितनी राशि नगद रख सकता है? देखिए नगद राशि क्या मतलब है यहाँ पे। देखिए लोग बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, ज्यादातर पैसा बैंक क्या करते हैं, लोगों को उधार दे देते हैं, या कुछ पैसे रिजर्व बैंक के पास चले जाते हैं। तो कम से कम कितनी राशि बैंक अपने पास रख सकते हैं,
वो होती है 15%, 15%। यानी कि अगर बैंक के पास 100 रुपए जमा है टोटल, तो 100 रुपए में से 15 रुपए बैंकों को अपने पास प्रतिदिन लेन देन के लिए अपने पास रखने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बैंक अपने पास कितनी राशि नकद रख सकता है? 15%। ठीक है बेटे, ये 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, पढ़ने से आदमी भूल जाता है, पर सुनने के बाद आसानी चीजें याद रहती है। ठीक है, तो एक दो बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।